गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाएगी आवाज? नहीं तो हो तो भेज देना, मेरे को फिलहाल जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। कुछ लोग पहली बार मिलेंगे शायद आज, है ना? देख तो रोज ही रहे होंगे, सीढ़ियां उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, जा कहां रहे हैं पता नहीं। ठीक है, तो आज एक्चुअली अपन ने, मुझे नहीं पता था इतने लोग हो तुम लोग, तो नेक्स्ट क्लास से अपन कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, पीछे तक आ जाएगी शायद आवाज, आ जाएगी ना? आएगी, बिल्कुल आएगी, सबको आएगी। तो अपन यहां पर जो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ठीक है, जो अपना AAO, AO, एग्रीकल्चर लेक्चरर या जो भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करो, सभी में सिलेबस में रहता है, और वहां से भी आपके कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, ज्यादा लंबा पोर्शन नहीं है पर यहां से आते हैं। दूसरी बात, ये आपको सिलेबस में आधा मिलेगा फिजियोलॉजी के साथ। फिजियोलॉजी आप पढ़ते हो ना, तो फिजियोलॉजी के साथ भी सेल बायोलॉजी का आपको सिलेबस मिलता है, तो वहां पर भी ये सिलेबस में होगा, और ये बहुत सारे क्वेश्चन फिजियोलॉजी के जोड़ देगा। फिजियोलॉजी जानते ही हो, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन वाली चीजें, है ना? तो ये उससे बहुत सारी चीजें लिंक करेगा। अब बात करते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं, आप ऐसा नहीं है टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो, आपने जेड के टाइम पे भी पढ़ा, BSc एग्रीकल्चर में भी पढ़ा, और उससे पहले स्कूल में भी पढ़ा। ठीक है, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो चीजें अपन रट लेते थे वो रटने की बजाय, जो लोग पुराने पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि रटने पे मेरा फोकस कम रहता है, समझाने पे ज्यादा थोड़ा सा। ठीक है, रटी हुई चीज आप याद लंबे टाइम तक नहीं रख पाओगे, जबकि समझी हुई लॉन्ग टर्म याद रह जाएगी। तो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग समझते हैं सेल से, कोशिका से। ठीक है, तो यहां पर सेल का जो डायग्राम है उस पर बाद में आता हूं, पहले एक जनरल एग्जांपल से लेता हूं। क्रिकेट का स्टेडियम तो सबके दिमाग में है, ठीक है, लगभग जो लड़कियां नहीं भी खेली उनको भी पता होगा क्रिकेट का स्टेडियम होता कैसा है। सिंपल सी बात करें कि जैसे जिस तरीके से क्रिकेट का स्टेडियम होता है उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है, उसी तरीके से कोशिका की भी बाउंड्री होती है। कोशिका की भी बाउंड्री होती है, जो 3 तरीके से होती है। आपने क्रिकेट में भी देखोगे, एक तो वो चौके छक्के वाली पट्टी होती है, ठीक है, फिर एक वो एडवर्टाइजमेंट वाला लगा होता है लास्ट, फिर एक और जहां से रो चालू होती है, 3 मान लो सिंपल सा। उसी तरीके से कोशिकाओं के अंदर भी 3 तरीके की बाउंड्री वॉल होती है। कुछ एक ऐसी बाउंड्री वॉल जो हर प्रकार की कोशिका में कॉमन है, वो है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सबको पता है, कोई भी कोशिका, चाहे वो जीवाणु की हो, चाहे कवक की हो, पादप की हो, जंतु की हो, सभी कोशिकाओं में जो सर्वव्यापी या यूनिवर्सल जो परत है, जो झिल्ली है, वो कौन सी है? कोशिका झिल्ली। ये सबसे मेन बात है जो ध्यान रखें। दूसरी बात, कोशिका भित्ति कुछ में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलेगी। विशेषकर कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे अपन कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी पादप कोशिकाओं में और जीवाणु कोशिकाओं में। बैक्टीरिया और प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलेगी। कौन सी? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको यहां पर रहेगी, जिसे अपन बात करेंगे, जिसको कहते हैं यहां पर ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स आपको देखने को मिलती है। हेलो, हाँ, अब आ जाएगी पीछे तक आवाज आराम से आ रही है? पीछे आवाज और बढ़ाएं? ठीक है, ठीक है। तो अपन यहां पर जो बात कर रहे थे, 3 बाउंड्री वॉल, जिसमें से सबसे पहली हो गई कोशिका झिल्ली, जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरी होती है कोशिका भित्ति, जो पादप कोशिकाओं और दूसरी बात कहें तो जीवाणु की कोशिकाओं में मिलेगी। किससे बनी हुई है वो भी बात करेंगे। तीसरी होती है जिसे कहा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगी आपको जंतु कोशिकाओं में और विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में। आपने संपुटिका, कैप्सूल शब्द सुना होगा जीवाणु की संरचना में, शायद आपने कई बार सुनते हैं अपन, या स्लाइम परत,
स्लाइम झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली भी बोलते हैं, वो ग्लाइकोकेलिक्स से ही बनी होती है। अपन डायग्राम भी दिखाएंगे आपको। तो कुल मिला के 3 तरीके की बाउंड्री वॉल कोशिका में भी होगी। कोशिका अपन इमेजनरी माने तो वो गोलाकार एक संरचना है, कई बार गोलाकार नहीं होकर उसका आकार अलग भी होगा, तो बाउंड्री वॉल तो हो गई। अब बीच में जिस तरीके से अपना क्या बोलते हैं अपन पिच, उसी तरह पिच तो हमारा थोड़ा सा आयताकार होता है, लेकिन हमारा यहां पर केंद्रक जो है वो हमारा गोल होगा, जो कोशिका के सेंटर में उपस्थित होता है, न्यूक्लियस केंद्रक। ठीक है। अब यहां पर जो ग्राउंड होता है, बाउंड्री से लेके पिच के बीच की जगह जहां खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से हमारा यहां जो कोशिका का ग्राउंड होगा उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, या इसे साइटोसोल भी कहते हैं। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, 3 चीजें अपने को यहां से क्लियर हो गई। इसमें भी अपन थोड़ी सी और बात क्लियर करेंगे। पहले इसको एक अपन विभाजित करते हैं एक चार्ट के फॉर्म में, फिर डायग्राम पे चलते हैं अपन। सबसे पहले जो मैंने बात करी यहां पर कोशिका विज्ञान के अंदर, आप नोट अभी नहीं करेंगे, आपको बोल दूंगा मैं तभी नोट करना है। कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, और इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं कोशिका से संबंधित सेल। कहीं भी इंग्लिश हिंदी के शब्द का आपको लगे आप जरूर बता देना। सेल को, कोशिका को हम मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, या कहें तो 3 भागों में अपन बात कर देते हैं। सबसे पहले कोशिका बाउंड्री, जो भी हमने बात करी, कोशिका बाउंड्री, 3 प्रकार की बाउंड्री की बात करी। सबसे पहली हो गई कोशिका झिल्ली। कौन सी? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं ना, ये सर्वव्यापी यूनिवर्सल जिसे कहते हैं। जब भी कोशिका की बात करोगे, हर एक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली होगी ही होगी। दूसरी बात होगी जिसे अपन यहां पर कहेंगे कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये जो होती है ये केवल पादप एवं जंतु कोशिका, पादप एवं जीवाणु कोशिकाओं में होगी, बैक्टीरिया और प्लांट्स के अंदर। तीसरी होगी ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स जो कि आपके जंतु एवं जीवाणु कोशिका में होगी, जंतु एवं जीवाणु कोशिका के अंदर होगी। 3 तरीके की बाउंड्री के अलावा कोई कोशिका के अंदर स्पेशल बाउंड्री नहीं होगी, वो इससे संबंधित बात जरूर कहीं हो सकती है। दूसरी बात है, यहां पर हमने बात कही केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक कई बार एग्जाम वाले, किताबों वाले इसे कोशिकांग भी कह देते हैं, पर यह कोई कोशिकांग नहीं है, ये कोशिका का सबसे बड़ा घटक है। क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, कोशिका का सबसे बड़ा घटक कौन, क्या है? केंद्रक है। कोशिकांग पे फिर जवाब अलग जाएगा, सबसे बड़ा घटक, लार्जेस्ट कंपोनेंट, ठीक है। तीसरी बात है जिसे यहां कह रहे हैं अपन कोशिका द्रव्य, जो क्या था हमारा क्रिकेट स्टेडियम में ग्राउंड, यानी कि केंद्रक और कोशिका बाउंड्री के बीच में जो उपस्थित है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य, जिसे अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इंग्लिश तो सब जानते हैं, वैसे इनकी फिर भी लिख दूंगा, कहीं लगेगा न्यूक्लियस। अब यहां से क्वेश्चन वाली बात आता हूं, जो फिजियोलॉजी में क्वेश्चन बनते हैं या जेनेटिक्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो आपको यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस जो आप पढ़ते हो, ग्लाइकोलाइसिस का स्थल कहां पे होता है? ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कोशिका के अंदर कहां पूर्ण होती है? कोशिका द्रव्य में। सबको पता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस सुना है कि नहीं सुना है? फिजियोलॉजी चल रही है कि पढ़ ली? पढ़ोगे, ठीक है। तो आप जब रेस्पिरेशन, श्वसन की बात करते हो तो वहां पर एक प्रक्रिया आती है ग्लाइकोलाइसिस, जहां पर ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। तो वो ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? कोशिका के, कोशिका द्रव्य में। मैं कमेंट्स पे आ रहा हूं, पहले अपन एक बार बात कर लेते हैं, आप सभी के कमेंट्स देख लेंगे। दूसरी बात, केंद्रक। केंद्रक के लिए क्वेश्चन आता है कि एक तो ये रेप्लिकेशन का स्थल है, यानी कि डीएनए पुनरावृत्ति, डीएनए द्विगुणन, जहां पर डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, वो कहां होता है? केंद्रक के अंदर, क्योंकि डीएनए उपस्थिति कहां होता है? केंद्रक में। दूसरी बात, डीएनए से आरएनए का निर्माण, यानी कि अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो भी कहां होता है? केंद्रक में ही होता है। ये भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। यानी कि मैं कहूं कि डीएनए
द्विगुणन यानी कि इंग्लिश में तो अपन डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, एवं ट्रांसक्रिप्शन का स्थल, ट्रांसक्रिप्शन का स्थल। तो यहां पर फिजियो के अपन ने क्वेश्चन भी जोड़ने की और जेनेटिक्स के भी, ताकि अपने को क्वेश्चन सीधे यहां से पूछे जाते हैं। फिलहाल एक बार इसको इस तरीके से नोट करें, कोशिका विज्ञान हेडिंग डाल के, फिर आगे और चीजें रिलेट करते हैं। बिल्कुल, सेल बायो का अपन ने आज स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट क्लास ही अपनी, आपको शायद दिख रहा होगा पार्ट 1 लिखा हुआ। आपको नोटबुक में अगर जगह हो तो उसी में बना लो, कोई आपकी कोई चल रही हो तो ठीक, नहीं तो मेरा मानना है प्लांट ब्रीडिंग वाले उसमें जगह बची हो तो उसी में कंटिन्यू कर लो, नहीं तो अलग से बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ऑल बैच की प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स कंप्लीट हो चुकी थी, और जो न्यू वाले हैं वो इसके अपन आगे बढ़ेंगे बाद में, है ना। आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो कमेंट्स जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब मैं एक एक कमेंट नहीं देख सकता, मैं इकट्ठे देखूंगा, है ना। कभी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई डाउट रहे, कुछ पूछना हो, बेझिझक क्लास के बीच में पूछ सकता है, लेकिन जब मैं बात अधूरी करके बाकी लोग नोट कर रहे हो तब पूछे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कहीं हिंदी इंग्लिश शब्द का आपको लगे तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जंतु एवं जीवाणु कोशिका में, वो ये लाइन खींचती है तो समझ जाते हैं ना, डू वाली, कि भाई ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखना है। वो पादप एवं जीवाणु और ये जंतु और जीवाणु में। कहीं हो सकता है कि आपको इंग्लिश का शब्द भी, सॉरी, हिंदी का शब्द भी मुश्किल लगेगा कभी कभी, तो इंग्लिश का भी अपन कर देंगे, आप पूछ सकते हो। कहां पर? ये ग्लाइकोकेलिक्स का स्तर डीएनए द्विगुणन यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन जिसे अपन अनुलेखन भी कहते हैं हिंदी में। थोड़ा सा दोनों अपना क्या है कि हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा एक ये चीज रहता है कि कभी कभी इंग्लिश वाले शब्द को हिंदी में लिख के भी एग्जाम वाले यूज करते हैं, और हिंदी वाला शब्द भी होगा। तो वैसे आपको मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी पेपर आए तो हिंदी इंग्लिश दोनों पे नजर जरूर डालना। कई बार शब्द आपका हो सकता है इंग्लिश वाला पढ़ा होगा और वो शुद्ध हिंदी का शब्द लिख देगा पेपर में, तो आप सॉल्व, कहीं लगे कि यार क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा लग रहा है तो इंग्लिश वाले पे नजर डालने में कोई बुरा नहीं है। सबने कर लिया नोट? भी बात करेंगे, सब एक एक चीज आ जाएगी आगे, है ना। ग्लाइकोकेलिक्स एक परत है, एक लेयर है जो आपकी कोशिका के चारों ओर उपस्थित होती है। जीवाणु अभी अगले डायग्राम में दिखाता हूं, है ना। नोट हो गया सबका? कितने लोग नोट कर रहे हैं? ठीक है, थोड़ी सी फुर्ती रखना, कोई दिक्कत नहीं है, पर पड़ोसी की हेल्प भी ले सकते हो कभी कभी। हाँ, पड़ोसी से हम सिलेक्टेड रखते हैं। चलो दूसरी बात करें, ये हमने कोशिका की एक
आउटलाइन बात करेंगे, बाउंड्री होगी, केंद्रक होगा और कोशिका द्रव्य होगा। कोशिका द्रव्य भी दो भागों में शब्द यूज होते हैं। एक तो जो कोशिका द्रव्य जो है आपका, उसका तरल भाग जो है वो तो कहलाता है हाइलोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? हाइलोप्लाज्म। कभी शब्द आ जाए प्रोटोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म, तो वो यहीं पे रिलेट कर रहा हूं। जो तरल भाग है कोशिका द्रव्य का वो हाइलोप्लाज्म कहलाएगा और जो ठोस भाग है वो ट्रोफोप्लाज्म कहलाएगा। ध्यान रहेगा। तो उसी चीज पर अपन आते हैं, देखते हैं कि भाई कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म है उसको दो भागों में अपन बात कर रहे हैं। एक है हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म, और एक ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म। ये होता है ठोस भाग, सॉरी तरल भाग। लिक्विड पोर्शन जो होगा, तरल भाग जो होगा वो हाइलोप्लाज्म होगा, और ठोस भाग जो है वो ट से ठ, ट्रोफोप्लाज्म ठोस भाग। सॉलिड पोर्शन जो है कोशिका द्रव्य का। बोले सर सॉलिड और लिक्विड क्या है, बात करते हैं। ठीक है, जो कोशिकांग होते हैं वो सॉलिड होंगे, ठीक है, ठोस होंगे। जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, आपके हरित लवक हो गया, या राइबोसोम हो गया, जितने भी कोशिकांग हैं वो इसके अंदर आपके बात आ जाती है। तो इसके अंदर एक बात तो आती है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनिल्स, जिनको अपन क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स। और इसके अंदर कभी अजीवित संरचना भी होती है, अजीवित संरचना, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें हम कहते हैं यहां पर स्पेशली, इसका एक एग्जांपल है जो है आपका रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स, रिक्तिका वैक्यूल्स। बोले सर ये जीवित और अजीवित वाली बात कैसे क्लियर करें? तो ये हमेशा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जब कभी किसी चीज के अंदर एंजाइम उपस्थित होता है तो वो जीवित है, और उसमें एंजाइम अगर उपस्थित नहीं है तो वो अजीवित है, नॉन लिविंग है। वायरस का कई बार डाउट आता है सर ये जीवित है कि अजीवित है, तो वायरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। जब एंजाइम नहीं होता है तो कोई भी वो बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक क्रिया पूरी नहीं कर पाता है और वो जीवित नहीं कहलाता है। तो यहां पर रिक्तिका है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसलिए ये नॉन लिविंग संरचना मानी जाती है। बताऊंगा आगे। कोशिकांग यानी कि ये हो गई एक तरीके से जीवित संरचनाएं, जीवित संरचना। बहुत सारे कोशिकांग है, मैं यहां पर नाम अभी नहीं लिखूंगा, आगे सारे पढ़ने ही है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, बाकी जैसे आपके राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वो सारे कोशिकांग किसमें आते हैं, इसमें। यानी कि केंद्रक को कोशिकांग क्यों नहीं माना, समझे बात को? क्योंकि केंद्रक का कोशिका द्रव्य से कोई लेना देना नहीं। केंद्रक खुद एक संरचना थी और उससे बाहर जो था वो कोशिका द्रव्य था। कोशिका द्रव्य के अंदर जो ठोस संरचनाएं उपस्थित थी वो ही कहलाती है कोशिका। कोशिका द्रव्य में उपस्थित संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं, इसलिए केंद्रक कभी भी कोशिकांग नहीं है। तो वो अपन ध्यान रखेंगे, ये एक बार नोट करो। प्लांट ब्रीडिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं डब्ल्यू में? प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स दोनों मिला के आपके क्वेश्चंस बनाते हैं डब्ल्यू के अंदर 10 से 12, जब 100 क्वेश्चंस का अपन पेपर माने तो। और आपका पेपर डब्ल्यू का कितने क्वेश्चन का? एग्रीकल्चर 130, यानी कि 12 से 15 क्वेश्चन आराम से जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के, 5 क्वेश्चन जेनेटिक्स और 10 क्वेश्चन ब्रीडिंग के इजीली आप मान पाओ, मिलेंगे आपको। और सेल बायो के भी आपको 4 क्वेश्चन तक मिलने की संभावना आराम से रहती है, और ये फिजियो से रिलेट होते हुए जुड़ के क्वेश्चन और ज्यादा बना देगा।
कर लिया नोट। और जो फ्रीक्वेंटली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं तो डायरेक्टली मैं कुछ नहीं, बाकी मैक्सिमम चीजें क्वेश्चंस वाली अपन यहीं पे एग्जाम में पूछे हुए भी कवर करते हुए चलेंगे। सबने कर लिया नोट? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि कोशिका की संरचना में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो पहले अपन आ जाते हैं सीधे डायग्राम पे। ठीक है, ये आपके यहां पर जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, पहले अपन बात करते हैं। देखो यहां जो ये डायग्राम है, एक यूकेरियोटिक सेल का, यूकेरियोटिक कोशिका, और इससे पहले प्रोकैरियोटिक का भी है। ठीक है, जो हमने संरचना पढ़ी, डायग्राम पढ़ा, उसको भी फिलहाल रिलेट कर लेते हैं इससे। यहां पर अपन प्लांट सेल से रिलेट कर लेते हैं उसको। हमने जो भी बात करी उसी की कह रहा हूं। ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है डार्क ग्रीन कलर में। ठीक है, बाउंड्री में यहां पर पादप कोशिका है, ये प्लांट सेल है। तो यहां पर आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी और एक और क्या मिलेगी, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति आपको यहां मिलेगी। और ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली मिलेगी और ग्लाइकोकैलिक्स, जो क्लियरली यहां नहीं दिखेगी वो बैक्टीरिया में दिखेगी, जो भी आपको दिखाएंगे। तो ये तो बाउंड्री हो गई। फिर हमने कहा था ये ब्लू कलर में दोनों तरफ केंद्रक दिखाई दे रहा है, जो हमने एक बार क्रिकेट के पिच की तरह समझा। ये क्या है कि अंदर तरल भाग है, वो तैर के इधर उधर जा सकता है, तो सेंटर में नहीं दिख के इधर उधर दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा इसमें देखो हल्के हरे रंग में और उधर लाइट ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर ठोस संरचनाएं, बहुत सारी संरचनाएं आपको बिखरी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वो जो संरचनाएं दिखाई दे रही है वो कोशिकांग है। वो क्या है, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। और जो बाकी का जो खाली जगह है, जैसे पानी में कुछ तैर रहा है, ठीक है, जो पानी में तैर रहा है, वो पानी यहां पर हमारा क्या हो गया, हाइलोप्लाज्म। और जो ठोस संरचनाएं जो तैर रही वो ट्रोफोप्लाज्म हो गई। क्या तैर रहे हैं, आपको यहां पर अलग अलग संरचनाएं दिखाई दे रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, सारी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये सेल ऑर्गेनेल, इस तरीके से एक डायग्राम की रफ आउटलाइन। ठीक है, दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल, ये केवल डायग्राम समझाने के लिए, आपको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक का सबसे अच्छा उदाहरण होता है बैक्टीरिया, जीवाणु। अभी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस भी बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, और ये डायग्राम एक तरीके से बैक्टीरिया का ही है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो अधिकांश यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिका है वो पूरे जीव का निर्माण कर देगी, जबकि हम हैं वो मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। हमारे शरीर में, पादप में बहुत सारी कोशिकाओं से वो जीव का निर्माण होता है, उस शरीर का निर्माण होता है। तो ये बैक्टीरिया अपने आप में एक जीव है, ये कोशिका होते हुए एक जीव है, एक कोशिका ही यही है। अब इसमें देखो जो अपने को क्लियर कट दिखाई देगी ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि ये ग्रीन कलर, ग्रीन ही है ना, थोड़ा सा शेड उधर अलग आ रहा है। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है हरा रंग, ग्रीन कलर, ये लिखा है कैप्सूल। कैप्सूल जो बना है ग्लाइकोकैलिक्स से ही बना है। ठीक है, कैप्सूल। और ये जब आपके पतला होता है तो ये इसे स्लाइम परत, श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, और जब ये मोटा होता है तो कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगी कोशिका भित्ति और फिर उसके अंदर कोशिका झिल्ली, यानी कि जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर तीनों बाउंड्री उपस्थित होती, अपन ने लिखा भी। ठीक है, तीनों ही बाउंड्री मिलेगी। उसके अलावा यहां पर डायग्राम पे अपन चल लेते हैं कि यहां पर क्या मिलेगी। ये जो बड़ा सा धागेनुमा आपको दिखाई दे रहा है वो फ्लैजिला है, जिसे हिंदी में कशाभिका कहते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी में मैं बैक्टीरिया का डायग्राम बताऊंगा तब यही डायग्राम वापस आएगा। ठीक है, तो ये कशाभिका है, फ्लैजिला है, जो आपके बैक्टीरिया को मूवमेंट में गति प्रदान करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें छोटी छोटी सी हेयर लाइक बाल जैसी संरचना है, जिसको फेम्ब्री बोला गया है, जो इसको कहीं जुड़ने में, कहीं चिपकने में मदद करता है। ठीक है, एक इसमें पाइलाई भी होता है, पाइलस बोला है, पाइलाई भी इसको कहीं ना कहीं, कभी जनन में, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये अपने को ध्यान रहेगा। उसके अलावा अंदर चलेंगे तो इसमें ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो आपको एक तो कोशिका द्रव्य मिलना ही है, बाउंड्री वॉल तीनों हो गई, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, एक दो तीन, तीनों बाउंड्री वॉल को खोल के दिखा रखा है। फिर अंदर गए, कोशिका द्रव्य मिला। कोशिका द्रव्य के अंदर यहां पर केंद्रक नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो क्या फर्क है यहां पर, नाम में ही देखो, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्राचीन, पुरानी, कैरियोटिक, कैरियोन मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक के अध्ययन को हम कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी।
और केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यानी कि जब जब कहीं कैरियो शब्द आए आप उसको केंद्रक समझ जाओगे। ठीक है, एक शब्द अपन ने कैरियोटाइप जेनेटिक्स में पढ़ा है, यहां पे भी आएगा तो बाकी लोगों को भी बता दूंगा। कैरियो जब जब आएगा मतलब वो केंद्रक न्यूक्लियस को बताएगा। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक पुराने टाइप का केंद्रक और यानी कि ओरिजिनल जो हम केंद्रक की संरचना पढ़ते हैं वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर केवल आपको डीएनए जो है वो आपको कुछ उलझा हुआ से दिखाई देगा, जिसे न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या प्रोकैरियोन के नाम से जाना जाता है। जो सारी चीजें ये इसकी डिटेल में लिखवाऊंगा बैक्टीरिया में, माइक्रोबायोलॉजी में, जो पैथोलॉजी के अंदर बात आएगी। इसकी डिटेल यानी मैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस यहां बताऊं। उसके अलावा इसमें कोई और दूसरे अच्छा एकमात्र कोशिकांग, एकमात्र सेल ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? राइबोसोम। कौन सा होगा? राइबोसोम होता है। उसके अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। राइबोसोम को अपन ध्यान रखेंगे किस तरीके से, क्योंकि राइबोसोम है डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन लेस। राइबोसोम कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन जो होता है। ठीक है, राइबोसोम की अगर अपन बात करें यहां पर तो राइबोसोम डबल मेम्ब्रेन वाली कोई भी संरचना इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, सॉरी, ये राइबोसोम जो आपका मेम्ब्रेन लेस है। कैसा है? झिल्ली रहित है, और मेम्ब्रेन वाली कोई भी संरचना यहां पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहां पर ये लिखा हुआ राइबोसोम। तो अपन बात करेंगे आगे, तो झिल्ली युक्त संरचना, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यहां पर नहीं मिलेगी, चाहे कोई सा भी कोशिकांग। तो राइबोसोम के अलावा सारे कोशिकांग में झिल्ली युक्त होते हैं, इसलिए वो यहां पर नहीं मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की दूसरी बात आएगी, तो यहां पर अपन एक और चीज बात करें, ये है यूकैरियोटिक। यू मतलब ट्रू, ट्रू मतलब वास्तविक केंद्रक आपको यूकैरियोटिक कोशिका में ही देखने को मिलेगा। अब वास्तविक केंद्रक क्या है वो अपन बात करेंगे, पादप जंतु पे आते हैं। उससे पहले अपन इसका एक डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ लेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी तरफ लेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। पहले समझना फिर ही नोट करना। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसमें जो नाम दिया गया है कोशिका का वो उसी आधार पर दिया है कि केंद्रक जिसमें पुराने टाइप का है वो प्रोकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक नए टाइप का ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू, वास्तविक केंद्रक जिसके अंदर मिलेगा, जो आप पढ़ते हो केंद्रक की संरचना, वो यूकैरियोटिक के अंदर मिलेगा। एक शब्द ऐसा ही सुनोगे आप आगे, यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन, यू जहां पर भी आता है वो आपको दर्शाता है ट्रू, वास्तविक संरचना को। तो यहां पर सीधा से कहेंगे प्राचीन केंद्रक का प्रकार, केंद्रक अपन यहां पर कहेंगे जिसके अंदर आपके दो चीजें अनुपस्थित होगी, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, एवं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी केंद्रक की संरचना अनुपस्थित है। एक तो केंद्रिका न्यूक्लियोलस नहीं होता है, दूसरी बात केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। ये दोनों ही चीजें, यहां पर क्या होगा, सत्य, ट्रू, केंद्रक उपस्थित। ठीक है, तो यानी कि दोनों जो संरचनाएं हैं, यानी कि केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली यहां पर उपस्थित होगी। वास्तविक केंद्रक तो तभी बनेगा जब उसमें केंद्रिका भी होगी और केंद्रक झिल्ली भी होगी। तो यानी कि ये पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आएगी कि राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो राइबोसोम होंगे तो कौन से होंगे? 70S टाइप के। कौन से? 70S, आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। 70S प्रकार के उपस्थित, और वहां पर
80S 70S कहां मिलेंगे, यहां वो अपन आपको आगे बताएंगे। तो यहां पर राइबोसोम मिलेंगे 80S प्रकार के। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, जो डीएनए के साथ जुड़ के गुणसूत्र का निर्माण करती है, हिस्टोन प्रोटीन यहां पर अनुपस्थित, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित। अगर हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित है तो क्या गुणसूत्र का निर्माण, क्रोमोसोम का निर्माण होगा? नहीं होगा। यानी कि यहां पर गुणसूत्र अनुपस्थित अपन कह सकते हैं। सत्य गुणसूत्र ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट, सत्य गुणसूत्र अनुपस्थित, क्रोमोसोम यहां पर नहीं मिलेंगे। सॉरी, ये ऊपर उपस्थित लिख दिया, अनुपस्थित है, ये अनुपस्थित एब्सेंट है। तो ये दोनों प्रेजेंट का मतलब हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट का मिलेगी उधर। तो यानी कि वहां पर मैं डायरेक्ट इतना लिख दूं, उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, तो यहां पर फिर गुणसूत्र भी उपस्थित होंगे। ठीक है। उसके अलावा अपन ध्यान रखें यहां पर कि यहां पर सत्य केंद्रक है, सॉरी यहां पर ओरिजिनल पूरा केंद्रक बन रहा है, संरचनाएं दोनों केंद्रिका केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। यहां पर केंद्रिका भी नहीं है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, गुणसूत्र भी नहीं है, तो फिर है क्या यहां पर? यहां पर आपका डीएनए स्वतंत्र रूप से आपका कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य और डीएनए को अलग करने वाली चीज क्या थी? केंद्रक झिल्ली। तो जब यहां केंद्रक झिल्ली नहीं है तो डीएनए कहां उपस्थित है? कोशिका द्रव्य में। और ये डीएनए का एक ढेर है, डीएनए का एक गुच्छा है जो कोशिका द्रव्य में दिखाई दे रहा है, उसे 2-3 नामों से जाना जाता है। यानी कि यहां पर प्राचीन केंद्रक है, जिसे नाम से जानते हैं, इसे अपन कहेंगे प्रोकैरियोन, प्रोकैरियोन, इसी ऊपर वाला शब्द इसी से बना। दूसरी इसे जीनोफोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और डायग्राम में एक शब्द और निकला था, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। नहीं, एग्जाम में आएंगे तो फिर सब, फिर कहां से पूछोगे, किसको पूछोगे, है ना? तो ये लिख के तो मैं तो ये तो एक भी नहीं लिखूंगा, पर आपको हल्का सा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोन शब्द से यहां पर केंद्रक जिस प्रकार का है उस आधार पर कोशिका का नाम बना है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद अपन उदाहरण पे लिखते हैं, एक बार ये नोट करें। बिल्कुल करेंगे, आप निश्चिंत रहो, आप निश्चिंत रहो। प्राचीन केंद्रक के भी ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोकैरियोन, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। कहीं पर पढ़ने में दिक्कत आए तो पूछ लेना, बोल के बता दूंगा एक बार। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक प्राचीन केंद्रक जिसे प्रोकैरियोन, जिसे जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जो एक स्वतंत्र डीएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। यहां पर केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। ठीक है। उसके अलावा ये दोनों ही चीजें यूकैरियोटिक में उपस्थित होती हैं, इसलिए वहां पर सत्य केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का उपस्थित है, जबकि उधर 80S प्रकार का है। केंद्रिका को लिखा है ना न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, सॉरी स्पेलिंग में हल्का सा है, न्यूक्लियोलस।
जिनके पास आज व्यवस्थित नोटबुक नहीं है, कम से कम कल से व्यवस्थित नोटबुक बना ले, ठीक है, क्योंकि नोट्स आप जब तक जॉब नहीं लगोगे तब तक आपके काम आएंगे हमेशा के लिए। और आप किसी किताब के नोट्स पढ़ोगे, वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका हाथ से बना हुआ नोट्स, आपका समझा हुआ, इससे बेस्ट नोट्स किसी मार्केट में आपके लिए नहीं मिलेगा। कोई नोट्स नहीं होगा इससे बेहतर आपके लिए। स्टोन प्रोटीन इधर प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकेरियोट में उपस्थित, और लास्ट एक लिखा है सत्य गुणसूत्र अनुपस्थित है प्रोकैरियोटिक में और यूकेरियोटिक में उपस्थित। सत्य गुणसूत्र यानी कि ट्रू क्रोमोसोम्स तब बनेंगे जब स्टोन प्रोटीन होगी। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इंग्लिश में कहीं जगह होगी तो मैं लिख दूंगा, आप लिखें इसको, मैं कहीं लिख दूंगा या बोल देता हूं NUCLEOID, NUCLEOID न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये अच्छा शब्द है, इस पे क्वेश्चन बनता भी है। और ये बोले सर डिफरेंस हमारे क्या काम आएगा, बिल्कुल यहां से सिंपल सादा एक ही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक से संबंधित नहीं है, और एक पॉइंट बीच में डाला पड़ेगा यूकेरियोटिक का, तब ऐसा क्वेश्चन सारे पॉइंट को कवर करके एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें बन जाती हैं। क्लियर है बात? बढ़े आगे। दूसरी, तब तक बाकी लोग नोट कर लो, यहां पर दूसरा एक कंपैरिजन की सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है आकार में और यूकेरियोटिक आकार में बड़ी होती है। दूसरी बात, विभाजन की बात ध्यान रखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो विभाजन होता है वो एमाइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन से होता है, यानी कि कोई आपके माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे यूकेरियोटिक में, जहां पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब पढ़ते हो ना, वो सारी चीजें मिलेगी यूकेरियोट में। प्रोकैरियोट में सिंपल सादा एक बैक्टीरिया आप जैसे सुनते हो बाइनरी फिजन, द्विखंडन, ठीक है, जहां पर सीधे दो भागों में विभाजित होकर दो बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, और भी आप बोलते हो अलग अलग तरीके से यहां पर आता है। तो कुल मिला के बिना गुणसूत्र, क्योंकि गुणसूत्र है ही नहीं, जब गुणसूत्र ही नहीं है तो गुणसूत्र से संबंधित विभाजन तो यहां हो ही नहीं सकता। विभाजन का नाम ही असूत्री, और इधर सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस और मियोसिस। फिर बात आती है उदाहरण की, तो हमारे आर.एच. विटेकर जो है वैज्ञानिक, उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था जीवित जीवों का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 जगत आपने सुने होंगे, ठीक है, जिसमें से मोनेरा किंगडम जो है, मोनेरा जगत जो है वो पूरा ही प्रोकैरियोटिक है, जिसके अंदर आपके माइकोप्लाज्मा, ठीक है, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इस तरीके के जो है, क्लेमाइडिया, रिकेट्शिया, ऐसे जो जीव है छोटे मोटे, अपने काम के यहां से 2 नाम है, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया। तो उन चीजों को ही अपन यहां पर दोनों तीनों पॉइंट जो मैंने बोले वही बात कर रहा हूं। आप चाहो तो भले साथ में लिखो, मैं समझा चुका हूं, फिर भी कहीं लगेगा तो आपको समझा देंगे। और तो वही डिफरेंस में आगे 2-3 पॉइंट और कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला है आकार, कोशिका का आकार, इधर है छोटी लगभग और उधर बड़ी। विभाजन, कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन, यहां पर असूत्री विभाजन यानी कि एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन यानी कि एमाइटोसिस। उधर होगा विभाजन की बात करें तो सूत्री विभाजन, यानी कि जिसके अंदर 2 आ जाएंगे,
माइटोसिस एवं मियोसिस। माइटोसिस जिसे आप समसूत्री विभाजन कहते हो और मियोसिस जिसे अर्धसूत्री विभाजन अपन कहते हैं। माइटोसिस एवं मियोसिस, उदाहरण एग्जाम्पल्स, मोनेरा जगत, जिसके अंदर हम दो चीजें ध्यान रख लेंगे मेन हमारे काम की, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है, और दूसरा अब यहां पर माइकोप्लाज्मा, जो पैथोलॉजी में दोनों ही अपने काम आते हैं। माइकोप्लाज्मा, इधर उदाहरण में बाकी के चारों जगत, जिसमें आपके प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि कवक, पादप और जंतु जगत, प्राणी जगत भी जिसको कहते हैं। पढ़ने में आ जाएगा। उधर मियोसिस शब्द है वो, है ना, थोड़ा सा जूम करा इसलिए इधर उधर जाएगा। माइटोसिस को समसूत्री विभाजन, मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन के अपन नाम से अपन जानते हैं। सबने कर लिया नोट? बड़े आगे, बड़े आसान से पॉइंट है, सारे मैंने बता दिए। विभाजन वाला टॉपिक पूरे अपन आगे लेंगे, तो इसलिए यहां पर ज्यादा चर्चा नहीं करके शॉर्ट में बस अभी अपन ने नाम ही लिखा है। और एग्जाम्पल्स तो आपके लिए यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है या प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। वहां वायरस भी लिखा होगा, वायरोइड भी लिखा होगा, जीवाणु भी लिखा होगा, कवक भी लिखा होगा, तो जवाब क्या दोगे? जीवाणु, बैक्टीरिया। कवक और जीवाणु में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ही पैथोलॉजी में काम आते हैं। कवक जो है वो आपके बाकी के चारों ही जगत है वो किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक, जिनमें आपके हमारी जैसी कोशिका कवक में होती है। ठीक है, बढ़े आगे? ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ दो तीन पॉइंट अपन ले रहे हैं जिनको एज ए फैक्ट अपन ध्यान रखेंगे। नोट लगा के बात करते हैं यहां पर, ध्यान से इधर देखें, फिर नोट करेंगे। एक तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, किसको बोला गया है? पीपीएलओ को, जो माइकोप्लाज्मा जैसा ही होता है। इसका पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके से आप माइकोप्लाज्मा से संबंधित एक शब्द पढ़ते हो एमएलओ, पैथोलॉजी में आता है ना अपने, वो आप कहते हो फाइटोप्लाज्मा, एमएलओ, माइकोप्लाज्मा। एमएलओ मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव। नोट बाद में करना, पहले थोड़ा समझ लो, है ना। ये है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया के लिए जो बैक्टीरिया उससे संबंधित, अपन तो सीधा ध्यान रखें सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ। और अगर पीपीएलओ भी ऑप्शन में नहीं हुआ तो माइकोप्लाज्मा या एमएलओ भी आंसर जा सकता है, लेकिन उससे बेहतर आंसर यही होता है। ठीक है, दूसरी बात, सबसे बड़ी कोशिका सबको लगभग पता ही है, कौन सी है? हाँ, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका, सॉरी, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, नर्व सेल जिसे कहते हैं, जो पादपों में नहीं होगी, हमारे अंदर जंतुओं के अंदर होती है। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, सबसे लंबी कोशिका, सबसे ज्यादा लंबी है ये नर्व सेल या न्यूरॉन इसको कहते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन। एक होगी सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका वो है स्पाइरुलिना।
प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक वैसे छोटी होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में भी सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है? स्पाइरुलिना। नोट कर लें ये बात, स्पाइरुलिना। सीधे याद रखना है, इनमें कोई समझने वाली बात नहीं है। प्लूरोनिमोनिया, निमोनिया रोग हो जाता है ना कभी कभी, वो उसी से संबंधित है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी फुल फॉर्म है ये, कभी ध्यान रहे हल्का सा। लास्ट में सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका स्पाइरुलिना। प्रोकैरियोटिक है ये तो हमें पता चल गया, बैक्टीरिया जैसी है, लेकिन आकार में सबसे बड़ी उनमें यही है। स्पाइरुलिना आप पढ़ते हो शायद, प्रोटीन का स्रोत है ये, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है इस पे, एक प्रोटीन से संबंधित इसका क्वेश्चन आता है, इसे खाने में यूज करते हैं। इसका प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है ये, और खाने में, डाइट में इसको यूज किया जाता है। कर लिया नोट? हमेशा जब आप यहाँ पढ़ने आते हो तो एक ब्रॉड माइंड से बैठना, यूनिक ईयर आए हैं, बैठे हैं, कॉपी में लिख लिया, फिर गए, पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर वापस आ गए, रिवीजन करा ही नहीं, चल रहा है, फिर आए, कोचिंग पूरी हो गई, एग्जाम दे दिया, फिर कुछ का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उस नौबत पे बिल्कुल नहीं जाना पड़े। वो तैयारी अभी पे डिपेंड करेगी। स्पाइरुलिना, SPR, स्पाइरुलिना हिंदी में लिखू क्या? इंग्लिश में ज्यादा सही रहेगा, आप चाहोगे तो हिंदी में भी लिख देंगे। SPIRULINA, SPIRULINA। बढ़े आगे। ये देखो किसी ने लिखा है, जो मैं आपको कह रहा था कि इसका क्वेश्चन आता है, स्पेस फूड। स्पाइरुलिना के लिए जो इसको, हाँ, अंतरिक्ष में भोजन के रूप में इसको यूज करते हैं, लिख लेना। स्पेस फूड भी कहते हैं इसको। अंतरिक्ष में सीधा खाना लेके नहीं जा सकते, प्रोटीन के स्रोत के रूप में स्पाइरुलिना का ही उपयोग किया जाता है। स्पेस फूड, अंतरिक्ष में भोजन के रूप में उपयोग करते हैं इसको। कौन करेंगे? एस्ट्रोनॉट जो जाएंगे, वहां तो कोई रहते ही नहीं है। जो साथ में जाते हैं तो वो वहां रोज तो खाना पका नहीं सकते हैं, वो तो वहां गए, कितने दिन के लिए गए, तो वो ऐसे ही फूड का वो उपयोग करते हैं। कर लिया नोट सबने? ठीक है, एक बड़ा आसान सा जहां से क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है, उसी चीज पर अपन आते हैं। वो बड़ा आसान सा डिफरेंस 4 पॉइंट का, पादप और जंतु कोशिका का डिफरेंस, प्लांट सेल और एनिमल सेल। सबने नोट कर लिया? ध्यान से इधर देखना, फिर नोट करेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, राइटिंग की तो थोड़े दिन में, एक दो क्लास में आपको मेरी आदत पड़ जाएगी कि सर जैसे भी है, पर हाँ ठीक है, पढ़ लेंगे हम। वो कुछ शब्द धीरे धीरे अभी लग सकता है पढ़ने में दिक्कत, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। प्लांट सेल, एनिमल सेल, जो काम की चीजें हैं, उन्हीं पर 5 पॉइंट पे क्वेश्चन बात करेंगे। सबसे पहली बात, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति जो प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है? उपस्थित, उधर अनुपस्थित, ठीक है, आसान सी बात। दूसरी चीज बात करें अपन, प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि जिसे आप क्या कहते हो? प्लास्टिड 3 टाइप के अपन पढ़ते हैं, जिसमें एक क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है, जो कि जंतु कोशिका में होता है क्या उपस्थित? नहीं होता है। तो प्लास्टिड यानी कि ब्रैकेट में मैं हरित लवक क्लोरोप्लास्ट भी कह रहा हूं, क्योंकि प्लास्टिड 3 तरीके के हैं, और उसमें विशेषकर हम क्लोरोप्लास्ट की, हरित लवक की बात करते हैं। तो वो यहां पर क्या है? अनुपस्थित है।
सॉरी, इधर उपस्थित है और उधर अनुपस्थित है। उपस्थित, उपस्थित, उधर अनुपस्थित। तीसरी चीज, एक संरचना अभी जो आपको डायग्राम में दिखाएंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा ये भी केवल पादप कोशिका में ही होता है। उपस्थित, उधर अनुपस्थित। अब ऐसी संरचना लेते हैं जो इधर एब्सेंट होगी और उधर, बताओ कौन सी ऐसी है जो जंतु कोशिका में होती है और पादप में नहीं होती है? नहीं। सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, तारक काय, तारक केंद्र, इधर क्या होंगे? अनुपस्थित। तारक काय या तारक केंद्र ये प्लांट सेल में उपस्थित नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल बोलते हैं इनको, अनुपस्थित, और उधर उपस्थित होंगे। दूसरी बात, जो अपने को ध्यान रखनी है, इनका विभाजन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का विभाजन, दोनों में साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस जानते हो? अभी बता दें, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस किसको कहते हैं? कोशिका द्रव्य के विभाजन को। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है उसकी बात करें तो इधर यहां पर जो आपको प्रकार मिलेगा, तरीका जो मिलेगा, वो मिलेगा आपको कोशिका पट्ट निर्माण द्वारा। सेल प्लेट फॉर्मेशन कोशिका पट्ट निर्माण द्वारा होगा, जबकि उधर होगा खांच अथवा विदलन विधि से होगा। किस विधि से? कॉन्ट्रैक्शन एवं फरो फॉर्मेशन, खांच एवं विदलन विधि। ये आपको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही बताऊंगा। फिलहाल ध्यान रहे कि क्या क्या डिफरेंस है। एक बार वापस से देखना, इधर कोशिका भित्ति होगी, उधर कोशिका भित्ति नहीं होगी। प्लास्टिड हरितलवक इधर होगा, उधर नहीं होगा। प्लाज्मोडेस्मेटा इधर होगा, उधर नहीं होगा। तारक काय, तारक केंद्र इधर अनुपस्थित, उधर उपस्थित। ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर ये विभाजन का तरीका कोशिका पट्ट निर्माण से कैसे होगा आपको आगे डायग्राम से बताएंगे। और उधर जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा वो खांच एवं विदलन विधि से होगा, कॉन्ट्रैक्शन एवं फरो फॉर्मेशन। नोट करें। हाँ, जूम कर देंगे, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, लिखो आप तो। जिनने ने नहीं लिखा उनको तो लिखने दो। देखो मेरी बात ध्यान रखना, आप लोग क्लास में ज्यादा हो, आप मेरे पे हावी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब ये तो मैं, देखो पर्सनली सब पे मेरा फोकस नहीं जा सकता, मैं सबके शक्ल में देख पाऊंगा, पर कहने का मतलब ये है कि आपको आपके लिए सिंसियर बनना है। क्लास में सिंसियर, इंस्टीट्यूट के लिए सिंसियर बनने से कोई मतलब नहीं है। आप ठीक है हंसी मजाक के टाइम पे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप इसमें कहीं लापरवाही हो गई पढ़ने में, इस सब्जेक्ट की नहीं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जिस मोटो जिस मकसद के साथ यहाँ फीस जमा कराने काउंटर पे आप आए थे, वो मकसद अगर पूरा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। आपके यूं समझो कि रास्ते में पैसे घूम गए। अगर आप यहां से तैयारी करके लापरवाही, आप बहुत सारे हैं इनमें से जो मैं नहीं पहचान पाऊंगा, जो आज आ रहे क्लास, 4 दिन नहीं आ रहे, 2 दिन आ रहे हैं, फिर गायब है, फिर महीने भर गायब है, फिर 2, वो रिजल्ट में वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगी जिसके लिए आप आए हो। सिंसियरिटी आपके साथ, आपका सिलेक्शन आपके साथ। जब उसकी पड़ोसी में पास में जो बैठा वो डब्ल्यू बन गया, एओ बन गया, जो भी जॉब पे चल गया, वो मिठाई खिला देगा आपको, लेकिन आपका आत्मा दुखती रहेगी। वो तो मिठाई खिला के खुश हो जाएगा और आपको लगेगा यार मेरा दोस्त बन गया, लेकिन वो कुछ दिन, कुछ पल के लिए लगेगा कि मेरा दोस्त बन गया। आप नहीं बने, वो आपको आगे तक चुपता रहेगा। तो वो मौका हमेशा ध्यान रखना कि जो वो एग्जाम जब आपका नजदीक आता है, ठीक है,
एग्जाम के दिन एक दिन पहले लगता है चला यार पेपर एक महीने और खिसक जाए बढ़िया रहे, लगता है। क्यों? क्योंकि हमने तैयारी में कमी रखी। एग्जाम हो गया, अरे यार साला ये वैकेंसी तो गई, अब अगली आएगी तब देखेंगे। और वैकेंसी अपनी मर्जी से नहीं आएगी, समझ रहे हो बात को? इसलिए सिंसियरिटी आपकी आपके साथ है, आपका सिलेक्शन आप पे पूरा डिपेंड करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट में सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो सबको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको पढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से सिलेक्शन आपको ढेर सारे हर एग्जाम में दिखेंगे। अभी एपीएसओ में देखना बहुत सारे सिलेक्शन अपने यहां से, ठीक है? तो आपको बहुत सारे सिलेक्शन आप में से ही दिखेंगे आगे एग्जाम में। तो कौन दिखेंगे वो तय वो खुद ही कर लेंगे। वो तय किसको करना है? खुद को तय करना है। आप सब अच्छे पढ़ने में हो तभी आपने 12वीं पास कर ली, बीएससी एग्रीकल्चर भी कर ली, कुछ एमएससी कर रहे होंगे या किसी ने कर भी ली होगी, तो बहुत अच्छे पढ़ने में हो तब इस स्टेज पे पहुंचे हो। बाकी मेरे जैसे तो 12वीं फेल है ना, मैं वो आदमी हूं। तो फिर आप सोच रहे हो कि सर यार हमें क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो आपको ये भी बता दूं कि मेरा इंट्रोडक्शन मैंने क्लास में नहीं दिया था। बाकी मैं डॉक्टर हरीश कुमार टाक और सहायक कृषि अधिकारी हूं मैं, और बीएससी एमएससी पीएचडी सब आपके एग्रीकल्चर में सब कर ली है मैंने, और दाब गया हूं मैं। कर लिया नोट सबने? तो आज अपन इतना ही ले रहे हैं, इससे आगे की बात अपन अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू। नहीं हो जाएगी, एक सुना देता हूं, पुरानी चलेगी, फिर नई सुना भी सुनाई। सुन लो भाई, अगर सुननी है तो बिना आवाज के सुनोगे तो सुन लेना, ठीक है? और पसंद आए तो दोबारा नाम ले लेना, नहीं तो कभी नाम लेना ही नहीं। आज जो आपको थोड़ा सा हल्का सा मोटिवेट करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरी पहली क्लास है, रोज फुर्सत नहीं मिलेगी, अपन लगे रहेंगे इसमें, तो उसी से रिलेटेड ही बोलता हूं। फिर बाकी तो दूसरी भी सुना देंगे आप। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी से नहीं खुद से वादा किया है। थैंक यू।